हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और उस लेक्चर में मैंने आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन भी ऐसे बताए थे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हमारा सबसे पहले है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन भी बनता है बेटा, टॉपिक क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है बेटा? क्यों है जरूरी पैकेजिंग ऑफ डीएनए? इसका मतलब क्या है पैकेजिंग ऑफ डीएनए का? देखिए, नॉर्मली अगर हम अपने डीएनए की एक सिंगल सेल्स के साथ अगर लेंथ की बात करते हैं, लेंथ ऑफ डीएनए इन ए सेल के अंदर, तो उसकी लेंथ जो है बेटा 2.2 मीटर तक है। मतलब 2.2 मीटर मीन्स हम अगर अपनी बॉडी की लेंथ की बात करते हैं तो वो लेंथ भी इतनी नहीं है कि 2.2 मीटर तक उसकी बॉडी मतलब हमारी बॉडी की लेंथ हो। इवन ये डीएनए तो एक सिंगल सेल में प्रेजेंट होता है बेटा, और सिंगल सेल को तो हम नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं किस तरीके से हाउ वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डीएनए, ह्यूमन बींग्स के डीएनए की लेंथ को किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं? यू नो, डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजीनियस बेसेस। कितना है बेटा डिस्टेंस? वो हमारे पास है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है ना, 3.4 नैनोमीटर। अगर इसी चीज को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इस चीज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कितना बन जाता है हमारे पास? 0.34 मल्टीपल 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है ना, ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या लेंथ है बेटा? जिसको हमने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? अब इसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस इन ह्यूमन सेल जो एक सिंगल सेल की बात हम कर रहे हैं बेटा, उसमें कितना है हमारे पास? लेंथ है हमारे यहाँ पर बेस पेयर्स की बात करें तो 6.6 10⁻⁹ कितना है बेटा? 6.6 गुना 10⁻⁹ बेसिस। ठीक है ना बेटा, इतने बेस पेयर हैं। तो एक तरीके से देखिए आप, एक डीएनए की लेंथ हमने कितनी बताई है? एक सेल के डीएनए की लेंथ को हमने कितना बताया? 2.2 मीटर। कैसे निकलेगी वो 2.2 मीटर से? देखिए बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द टू नाइट्रोजीनियस बेस, कितना डिस्टेंस है हमारे पास? वो डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है। अगर इसको हम किस में कन्वर्ट कर ले? मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर में जब हमने कन्वर्ट किया तो इसके बराबर हुआ। अब टोटल नंबर्स ऑफ क्या? नाइट्रोजन स्पेस कितने हैं? इतने नंबर में है बेटा। तो नंबर्स मींस लेंथ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ सिंगल सेल डीएनए की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, 6.6 गुना 10⁻⁹ मल्टीपल विद 0.34 10⁻⁹ मीटर। अब इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो टोटल लेंथ 2.2 मीटर। इट्स मींस अगर डीएनए की लेंथ को अगर हम सिंगल सेल में देखें तो भाई ये तो सिंगल सेल में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो बॉडी से भी बड़ी लेंथ होगी। अब ऐसी सिचुएशन में इस लेंथ का अगर हम बॉडी में रखें, सेल में रखें, तो कैसे रख सकते हैं? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वी नीड द पैकेजिंग। अब इसको क्या करने के लिए, इस चीज के लिए हमें पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है। तो हमारे ह्यूमन बींग्स में टोटल जो बेटा बात करते हैं कितने नाइट्रोजन स्पेस है डीएनए के केस में? 6.6 गुना 10⁻⁹ और एक बेस पेयर के बीच में लेंथ कितनी है बेटा? 3 नैनोमीटर। अगर इसी चीज को मीटर में काउंट कर ले तो 0.34 10⁻⁻⁹ मीटर। ये इसकी दोनों को हमने मल्टीप्लीकेशन किया और टोटल लेंथ कितनी आएगी? 2.2 मीटर आ गई। अब इस लेंथ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो डीएनए है बेटा, उस डीएनए को पैक करना बहुत जरूरी है। हाउ वी पैक द डीएनए? डीएनए को हम पैक कैसे कर सकते हैं?
देखिए बेटा डीएनए जो होता है उसको पैक हम किसके साथ कर सकते हैं, ह्यूमन डीएनए इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। ह्यूमन डीएनए इज पैक्ड with the help of हिस्टोन प्रोटीन। किसकी सहायता से बेटा, हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से। और ये हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ना बेटा, जब डीएनए के साथ ज्वाइंट होती है तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको ऑक्टामर के नाम से बोलते हैं, ऑक्टामर के नाम से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऑक्टामर के नाम से, क्योंकि इसमें हिस्टोन जो होती है बेटा 8 यूनिट जो होती है हिस्टोन की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है। वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ही हमारे पास से ऑक्टामर स्ट्रक्चर के नाम से बोले जाती है। अब देखिए मैं वो स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करता हूं बेटा। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, यहां पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। यहां पर मैं देखिए आप स्ट्रक्चर है हमारे पास, आप यही डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है ना। हिस्टोन की जो ऑक्टामर स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, ये हिस्टोन की हमारे पास ऑक्टामर स्ट्रक्चर है बेटा इस तरीके से, ठीक है ना। इसको हमें ऐसे सेपरेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ऑक्टामर स्ट्रक्चर है। अब इसमें ऑक्टामर स्ट्रक्चर में देखिए मैं कैसे बताता हूं। अगर हम टाइप्स ऑफ हिस्टोन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हिस्टोन की टाइप की बात करते हैं बेटा, तो हिस्टोन जो होती है उसकी कितने टाइप होती है। देखिए टाइप नंबर 1 H1, टाइप नंबर 2 H2A और H2B, ये टाइप है बेटा। देन H3 और देन H4। तो इस तरीके से हिस्टोन जो प्रोटीन है बेटा उसकी इस तरीके से 5 टाइप हैं। हालांकि इसको हमने 4 टाइप्स में काउंट किया है क्योंकि H2 जो पार्ट है बेटा इट्स डिवाइडेड इनटू अनदर 2 पार्ट्स H2A और H2B। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपके सामने, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा, यही स्ट्रक्चर हमारे पास हिस्टोन की ऑक्टामर स्ट्रक्चर है। कैसे है, इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है बेटा वो किस तरीके से कंबाइन इसके साथ हुई है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये जो यूनिट है H2, मतलब ये यूनिट यहां से लेकर बेटा ये टोटली यूनिट जो प्रेजेंट है ये क्या है हमारे पास H2A है बेटा। देन ये हमारे पास H2B है। इस तरीके से इसके अपोजिट साइड ये भी हमारे पास H2A ही है। इसके अपोजिट में यानी इसके बैकवर्ड साइड में जो पार्ट प्रेजेंट है वो हमारे पास है H2B, ये हमारे पास H2B, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ भी हिस्टोन यूनिट प्रेजेंट है बेटा। अगर हम यहां पर हिस्टोन यूनिट की बात करते हैं तो ये हमारे पास है H3, ये भी H3 बेटा, ये H4 और ये भी H4। इस तरीके से ऑक्टामर स्ट्रक्चर बनती है। अब इसके बाद देखिए डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे बनती है ऑक्टामर। यहां पर ये तो हिस्टोन का ऑक्टामर है, लेकिन ये डीएनए की पैकेजिंग में कैसे मदद करता है, हाउ इट्स हेल्पफुल इनटू द पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग में ये किस तरीके से मदद करता है बेटा, इसके लिए देखिए डीएनए जो प्रेजेंट होता है, अब यहाँ पर हमें ये डीएनए है बेटा, देखिए डीएनए जो होता है यहां से आता है इस तरीके से पैकेजिंग के लिए, यहां से आया बेटा। वो डीएनए पीछे की साइड से यानी इससे पीछे से आया और इस तरीके से यहां से रिलीज हुआ बेटा इसके साथ। यहां पर फिर उसने इस तरीके से यहां से फिर टर्न किया डीएनए ने ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से टर्न किया, पीछे से फिर आया और ऐसे रिलीज हो गया बेटा, ठीक है। यहां पर जो ये स्ट्रक्चर बन गई है, मतलब यहां पर डीएनए जो है इसके चारों तरफ रैप हुआ है बेटा। और जब डीएनए यहां पर रैप्ड हुआ है, इस डीएनए को सर्वाइव करने के लिए यानी इसकी रैपिंग जो है वो अनवाइंड ना हो बेटा, खुले ना, तो इस पार्टिकुलर पोजीशन के ऊपर यहां पर हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है। दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द H1 प्रोटीन, यानी हिस्टोन 1 प्रोटीन जो है डीएनए की अनवाइंडिंग को स्टॉप करने के लिए, डीएनए अनवाइंड ना हो ऐसी सिचुएशन में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पार्टिकुलर पैकेजिंग मतलब हिस्टोन H1 प्रेजेंट है। अब इस टोटल स्ट्रक्चर में देखिए बेटा क्या क्या चीजें हैं। ये जो डीएनए का पार्ट है, ये जो डीएनए का पार्ट है इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। ये क्या है हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड द लिंकर
डीएनए, ये क्या है, लिंकर डीएनए होता है। देन उसके बाद अगर हम इस हेलिक्स की बात करते हैं जो ऐसे इस तरीके से आया और ऐसे रैप्ड हो गया बेटा, इस पार्टिकुलर हिस्टोन प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसके साथ रैप्ड हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास ये रैप्ड फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, जो ये रैप्ड फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द हेलिक्स डीएनए। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा, हेलिक्स डीएनए के नाम से बोलते हैं। अब देखिए ये हेलिक्स डीएनए है, इस हेलिक्स डीएनए के अंदर जो लेंथ हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, देखिए इस तरीके से इस पार्टिकुलर ऑक्टामर की स्ट्रक्चर में ये लेंथ प्रेजेंट है बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है बेटा ये 11 नैनोमीटर इसकी है, एक तरीके से लेंथ है। और यहां से अगर इसकी विड्थ की बात करते हैं बेटा, चौड़ाई की बात करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 5.5 नैनोमीटर, ठीक है ना। इसकी विड्थ जो है बेटा वो कितनी है, 5.5 नैनोमीटर है। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है बेटा, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ जेनेटिक मटेरियल की एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक मटेरियल की पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। और इस स्ट्रक्चर को हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम किसके नाम से बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे पास न्यूक्लियोसोम के नाम से जानी जाती है, न्यूक्लियोसोम भी बोल सकते हैं आप। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ हिस्टोन हेल्प इनटू पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बेटा हिस्टोन जो प्रोटीन है वो डीएनए को क्यों कैसे पैक करने में मदद करती है, हमारे पास ये क्वेश्चन राइज होता है। अब आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हिस्टोन जो होती है बेटा वो डीएनए को पैक करने में हेल्प करती है। देखिए डीएनए जो होता है, अगर हम डीएनए की बात करते हैं बेटा, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए जो होता है बेटा वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। और डीएनए नेगेटिव चार्ज किसके कारण होता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए, डीएनए नेगेटिव चार्ज किसके कारण होता है बेटा, फॉस्फेट आपको पता है ना, फॉस्फेट प्रेजेंट है और नाइट्रोजनियस बेसिस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप है, इसके कारण तो डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं, हिस्टोन इज द पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। हिस्टोन जो प्रोटीन है वो क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्यों है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज एसिड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्या अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन कौन से, मतलब बेसिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली। अब वो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा बेसिक, मतलब कौन सा बेसिक अमीनो एसिड होता है, देखिए मैं लिख देता हूं, हिस्टोन कंसिस्ट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, मतलब बेसिकली ज्यादा बेसिक रखती है। कौन कौन से हैं बेटा, इसके लिए दो ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हिस्टोन प्रोटीन में ज्यादा होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है बेटा, वो कौन कौन से हैं, एक तो है आर्जिनिन, ठीक है, दूसरा क्या है लाइसिन, दूसरा क्या है बेटा, लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन दो अमीनो एसिड्स ऐसे हैं बेटा जो हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, और इनके कारण हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अब देखिए बेटा यहां पर हमारे पास क्वेश्चन होता है कि हाउ हिस्टोन प्रोटीन हेल्प इनटू पैकेजिंग ऑफ डीएनए। मैंने आपको बता दिया कि हिस्टोन जो प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ अपोजिट जो चार्ज है बेटा वो अट्रैक्शन शो करते हैं, पैकेजिंग में मदद करते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन हमारे पास ये भी राइज हो सकते हैं कि वाई द हिस्टोन आर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी तो क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो आप ये दो अमीनो एसिड जो आपके पास प्रेजेंट है, आर्जिनिन, ठीक है ना, कौन सा है बेटा, आर्जिनिन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आर्जिनिन एंड बेटा लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन दो अमीनो एसिड हैं जिनके बेस के ऊपर हिस्टोन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो बेटा ये हमारे पास था पैकेजिंग ऑफ डीएनए, और पैकेजिंग में स्ट्रक्चर आपके पास ये ऑक्टामर की जो स्ट्रक्चर है बेटा ये भी पेपर में आ जाती है। आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों पैकेजिंग होती है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होते हैं, तो फिर ये भी पूछा जा सकता है क्यों पॉजिटिव होती है। तो आपको आर्जिनिन और लाइसिन दो अमीनो एसिड्स को याद रखना है, ठीक है।
समझ गए। देन उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम कराते हैं आपको टाइप्स ऑफ आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए आरएनए भी एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल का काम करता है बेटा। बहुत सारे सेल्स में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो आरएनए के केस में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आरएनए की क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से मदद करता है, तो देखिए आरएनए की फुल फॉर्म क्या है बेटा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आरएनए है। ये हमारे पास क्या है बेटा, आरएनए। जिस तरीके से प्लांट, जिस तरीके से इस अर्थ की मोस्टली सेल्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है बेटा, ऐसे ही इस अर्थ की हर किसी सेल के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि डीएनए के साथ साथ आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि इनिशियल कंडीशन में जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो उस टाइम पर बेटा हमारे जो सेल्स प्रेजेंट थी उन सभी सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए का काम करता था। लेकिन बाद में जब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हुआ तो स्टेबिलिटी के बेस के ऊपर वो कन्वर्ट हुआ। तो ऐसे में देखिए आरएनए जो है बेटा, अब इस आरएनए की अगर हम कहां पर प्रेजेंट होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि इट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल्स, हर किसी सेल्स में। तो हम यहां बोल सकते हैं, अगर लोकेशन की बात करें, पोजीशन की बात करें और प्रेजेंसी की बात करें, तो आरएनए सॉरी इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ द सेल्स। आरएनए जो होता है बेटा हर किसी सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल का काम करता है या नॉर्मली जो कंपोजिशन होती है उस कंपोजिशन के बेस के ऊपर वर्क करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आरएनए जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ आरएनए। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ आरएनए। आरएनए की कंपोजिशन की बात करते हैं बेटा, तो आरएनए की कंपोजिशन में हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट होती है। देखिए जिस तरीके से हमने डीएनए की कंपोजिशन पढ़ी थी, ऐसे ही आरएनए की कंपोजिशन में भी बेटा तीन चीजें हैं। नंबर वन क्या है, पेंटोज शुगर। ठीक है बेटा, और पेंटोज शुगर जो प्रेजेंट होती है डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर थी, बट आरएनए के केस में कौन सी है बेटा, राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर। अब राइबोज शुगर जो प्रेजेंट होती है उसका क्या स्ट्रक्चर, मतलब आरएनए में और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है बेटा। ये देखिए हमने तब भी आपको ये बात बताई थी कि ये जो राइबोज शुगर है, इस राइबोज शुगर के अंदर सेकंड नंबर जो कार्बन प्रेजेंट होता है बेटा CH2OH। ठीक है ना, ये OH है, ये H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H। तो बेटा ये एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन, तीन नंबर कार्बन, चार नंबर और पांच नंबर कार्बन। इसमें सेकंड नंबर जो कार्बन प्रेजेंट होता है बेटा, उस कार्बन के बेस के ऊपर हमने स्ट्रक्चर को सेपरेट कर लिया है। यहाँ देखिए इस पे यहाँ कार्बन नंबर सेकंड है हमारे पास, इस कार्बन के लोअर पोजीशन में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर बेटा हम डीएनए की बात करते हैं तो इस OH की जगह सिर्फ H प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हमारे पास है, राइबोज शुगर है बेटा। ये डीऑक्सीराइबोज नहीं है, ये सिर्फ राइबोज शुगर है। और राइबोज क्यों बनी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है हमारे पास सेकंड नंबर कार्बन पे लोअर ग्रुप जो है OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट प्रेजेंट होता है, सेकंड है बेटा फॉस्फेट ग्रुप। सेकंड क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। सेकंड क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। यानी डीएनए के साथ साथ आरएनए के अंदर भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। वही फॉस्फेट ग्रुप जिसमें H3PO4 सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन H2 डीएनए। डीएनए के साथ साथ सेम सिचुएशन थी बेटा, सेम कंडीशन थी, वो सेम टू सेम प्रेजेंट होती है आरएनए के केस में भी। उसके बाद थर्ड पार्ट जो हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या है बेटा, थर्ड पार्ट हमारे पास है नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है,
बेसिस। अब देखिए नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के थे बेटा, कौन कौन से थे? प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। कौन कौन से थे बेटा? प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, ठीक है ना, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो प्यूरिन के केस में हमारे पास क्या चीज थी भाई? दो टाइप के थे, और पायरिमिडीन में भी दो टाइप के होंगे। प्यूरिन में क्या था बेटा? एडेनिन एंड गवानीन, ठीक है ना, ए और जी। पायरिमिडीन में क्या है बेटा? साइटोसिन, ठीक है ना, सी एंड यूरासिल जब बेटा हमने डीएनए पढ़ा था तो इन केस ऑफ डीएनए, देखिए डीएनए के केस में मैं लिख देता हूं यहां पर, इन केस ऑफ डीएनए, ठीक है, यूरासिल इज रिप्लेस्ड बाई थायामीन। थायामीन जो अमीनो एसिड्स, थायामीन जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है बेटा, उससे रिप्लेस कर दिया जाता है, उससे उसको चेंज कर दिया जाता है। मतलब यूरेसिल की जगह पर थायामीन आता है, किसके केस में? डीएनए के केस में। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंपोजिशन हुई बेटा। अब इस कंपोजिशन के बाद जो पैकेजिंग होती है एक तरीके से, मतलब जो स्ट्रक्चर प्रिपरेशन होती है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है, उस न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ये तीनों पार्ट्स आते हैं बेटा, जिसमें राइबोज, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और साथ में कोई भी नाइट्रोजनस बेस। अब ये सब स्ट्रक्चर होने के बावजूद बेटा डीएनए जो होता है मोस्टली केसेस में डीएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए जो होता है बेटा, उस आरएनए को तो हमने डबल स्ट्रैंडेड बोला था। एक स्ट्रैंड को हमने उसकी पोलरिटी के बेस को 5 to 3' एंड बोला था, दूसरे को हमने किस में बोला था बेटा? 3 to 5' एंड की तरफ बोला था। तो ऐसे में ही हमारे पास जो आरएनए होता है, उस आरएनए को हमेशा हमें 5 to 3' एंड की तरफ स्टडी करते हैं। अब टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज है? टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। ये स्ट्रक्चर होगी, देन टाइप्स ऑफ आरएनए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ आरएनए हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ आरएनए। देखिए आरएनए की टाइप की बात करते हैं। मेनली आरएनए जो होता है वो 3 टाइप का होता है। मेनली आरएनए इज 3 टाइप, ठीक है बेटा, टाइप्स। और वो 3 टाइप्स कौन सी है? देखिए मैं लिखता हूं। नंबर 1 mRNA, दैट इज कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए, समझ गए ना, मैसेंजर आरएनए। सेकंड हमारे पास क्या है बेटा? tRNA मीन्स ट्रांसफर आरएनए, ठीक है ना, ट्रांसफर आरएनए। देन उसके बाद थर्ड है बेटा rRNA, ठीक है, इसको बोलते हैं हम राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। All 3 RNAs play an important role in flow of information. किसमें बेटा? play important role in flow of information, ठीक है बेटा। इंफॉर्मेशन जो फ्लो करती है उस चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इंफॉर्मेशन फ्लो करने में मतलब उसको हमें स्पेसिफिक टर्म से बोलते हैं, दैट स्पेसिफिक टर्म इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। इस सेंट्रल डोग्मा का मतलब यही है बेटा, जिसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लो होती है कि किस तरीके से डीएनए कैसे होती है, वो कि डीएनए है बेटा, डीएनए हम ये सब आपको बताएंगे। डीएनए कन्वर्ट हो जाता है एमआरएनए में, टीआरएनए में और बेटा आरआरएनए में, ठीक है ना। देन उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोटीन्स में,
प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो यहां से यहां देखिए क्या कंडीशन होती है बेटा, जब यहां से यहां इंफॉर्मेशन जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं बेटा। जब यहां से इंफॉर्मेशन यहां जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन की जो मूवमेंट होती है बेटा एक से दूसरे पार्ट्स में, उसको हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से बोलते हैं। अब देखिए आरएनए की तो ये टाइप्स है, इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा आरएनए प्रेजेंट होते हैं। सम मोर आरएनए, सम मोर टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है ना बेटा, वो कौन सी टाइप है? सम मोर टाइप ऑफ आरएनए। उसमें हमारे पास क्या क्या है बेटा, देखिए जैसे एसएन आरएनए। एसएन आरएनए का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बेटा। ठीक है ना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। जैसे बेटा एचएन आरएनए, इसको हम बोल सकते हैं हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए मतलब समझे कि ये भी आरएनए की टाइप है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ हमारे पास एचएन आरएनए है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए के नाम से बोलते हैं। तो बेटा ये सब हमारे पास आरएनए की टाइप है। अब इन आरएनए की टाइप्स की स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रोल है, किस तरीके से है? तो सबसे पहले हमारे पास टाइप ऑफ आरएनए की बात हम कर रहे थे ना, उसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा है बेटा? एमआरएनए, मींस जिसको हम किसके नाम से बोल रहे हैं? मैसेंजर आरएनए के नाम से बोल रहे हैं। अब इस मैसेंजर आरएनए की यानी एमआरएनए की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, हम एमआरएनए की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। देखिए ये एमआरएनए जो प्रेजेंट होता है बेटा सेल्स के अंदर है, इसके टोटल अगर अमाउंट की बात करते हैं तो एमआरएनए टोटली 5% होता है। इट इज 5% इन सेल के अंदर वो सिर्फ 5% ही होता है बेटा। यानी आरएनए की टाइप्स को अगर हम 100% काउंट करें तो उसमें से 5% ही एमआरएनए होता है। अब एमआरएनए की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं बेटा। देखिए एमआरएनए की स्ट्रक्चर जो हमारे पास है उसमें क्या क्या चीजें हैं? ये एमआरएनए है हमारे पास, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 12th क्लास के लिए। यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। ठीक है ना, एमआरएनए की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। बाकी 12th क्लास में हो तुम लोग, आपको हर चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है बेटा। इसको आप स्टडी करें, समझे। ठीक है, ये हमारे पास से जो पार्ट है बेटा इसको हमें एमआरएनए बोल सकते हैं। इस एमआरएनए के अंदर जो कंपोजिशन की बात हम करते हैं कि किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है, क्या क्या पार्ट इसमें प्रेजेंट है, क्या क्या रीजन प्रेजेंट है, उसको हम आपको बताते हैं। देखिए सभी स्ट्रक्चर्स के पार्ट्स हम बनाते हैं आपके सामने। इसके स्ट्रक्चर के पार्ट्स नाम भी लिखते हैं, हम देखना इसके नाम भी लिखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बेटा, ये एंड जो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि स्पेसिफाई हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हम इसको लेबल करते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं, ये जो रीजन है मतलब ये इसका 5' एंड है बेटा। ये कौन सा एंड है? 5' एंड। और ये कौन सा है? 3' एंड। हमेशा आरएनए जो होता है उसको हम 5 to 3' एंड की तरफ स्टडी करते हैं बेटा। ठीक है, तो आरएनए के केस में हमारे पास देखिए सबसे पहला रीजन जो प्रेजेंट है हमारे पास उसको बोलते हैं, ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द मिथाइलेटेड जी कैप। ठीक है बेटा, मिथाइलेटेड जी कैप मतलब एक ऐसा रीजन जिसके ऊपर ग्वानिन जो अमीनो एसिड, ग्वानिन जो नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया बेटा। ये क्यों किया जाता है? ताकि आरएनए जब भी किसी कैटालिटिक प्रोटीन के संपर्क में आता है तो ऐसी सिचुएशन में वो डिग्रेड ना हो। उसके बाद सेकंड पार्ट जो हमारे पास है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग रीजन है। ठीक है ना, कौन सा रीजन है बेटा? नॉन कोडिंग। और इसको हमें लीडर के नाम से बोलते हैं। ये लीडर जो होता है ये होता है नॉन कोडिंग रीजन होता है बेटा, नॉन कोडिंग रीजन। इस नॉन कोडिंग रीजन के बाद ये देखिए बेटा, दैट इज कॉल्ड द इनिशिएशन पॉइंट, जहां से स्टार्ट होता है। यहां इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर इनिशिएशन होता है और यहां पर
इनिशिएशन कोडॉन्स होते हैं बेटा, इनिशिएशन कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? AUG या GUG, ये दो कोडॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि AUG या GUG को हमें स्टार्ट कोडॉन के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, किसके नाम से बोलते हैं बेटा? स्टार्ट कोडॉन के नाम से बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो रीजन है बेटा, इसको हम बोलते हैं कोडिंग रीजन। ये बाकी जो रीजन बच गया इसको कोडिंग रीजन बोलते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ये वाला रीजन, ठीक है बेटा, ये हमारे पास जैसे ये इनिशिएशन कोडॉन है तो वो हमारे पास कैसा कोडॉन होगा बेटा? टर्मिनेशन कोडॉन। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा? टर्मिनेशन कोडॉन से बेटा। और टर्मिनेशन कोडॉन कौन से हैं? UAA, UGA और बेटा UAG। ठीक है, ये तीन जो कोडॉन है हमारे पास, इन तीन कोडॉन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम स्टॉप कोडॉन के नाम से भी बोलते हैं। किसके नाम से बोलते हैं बेटा? स्टॉप कोडॉन के नाम से। इनको हम स्टार्ट कोडॉन के नाम से बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, ठीक है, मैं बाद में लिखूंगा। और ये जो रीजन प्रेजेंट है इसको बोलते हैं बेटा ट्रेलर एंड। ठीक है ना, ट्रेलर एंड या रीजन। रीजन ये भी क्या है? नॉन कोडिंग रीजन है बेटा, समझ गए ना? ये भी क्या है? नॉन कोडिंग रीजन है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन रिमेन्स रहेगा बेटा, दैट इज कॉल्ड द पॉली ए टेल। इस रीजन को हम किसके नाम से बोलते हैं? जो ये रीजन हमारे पास बच गया बेटा, इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। ठीक है ना, इसको हम किसके नाम से बोलते हैं? पॉली ए टेल के नाम से बोलते हैं। क्योंकि यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस ए मीन्स जिसको हम एडेनिन बोलते हैं, उस एडेनिन का नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। तो वो एडेनिन का रिपीटेशन होता है बेटा पहले कैप रीजन के ऊपर, यानी यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप ऐड करके जी कैप लगाई, यहाँ टेल के ऊपर पॉली ए टेल लगाई हमने। एक्चुअल में जो फंक्शनल mRNA है वो तो यहां से लेकर यहां तक ही प्रेजेंट है बेटा, फंक्शनल। ये एडिशनल ग्रुप बाद में ऐड किए गए हैं। ये एडिशनल ग्रुप बाद में क्यों ऐड किए जाते हैं? ताकि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी होती है, जिनमें डिफरेंट टाइप्स की लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, वो डिफरेंट लाइटिक एंजाइम्स डीएनए को डिग्रेड ना कर दे, उसकी डिग्रेडेशन से प्रोटेक्शन करने के लिए ये सब पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये mRNA कहाँ होता है बेटा? हर किसी सेल के अंदर, मीन्स जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो आरएनए प्रेजेंट होता है उसको हम किस में बोलते हैं? उसको मैसेंजर आरएनए के नाम से बोलते हैं, जिसके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है मैसेज की फॉर्म में, और वो इंफॉर्मेशन जो है, मैसेज जो है, वो नाइट्रोजनियस बेस की फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा। अब हमने इसको आपके सामने बताया था कि ये जो कोडोन है बेटा, दैट इज कॉल्ड द स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन, इसको हम स्टार्ट कोडोन के नाम से बोलते हैं। और जो ये कोडोन हमारे पास है बेटा, इसको हम किसके नाम से? स्टॉप कोडोन के नाम से बोलते हैं। कोडोन के नाम से बोलते हैं। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। साथ में आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सब एग्जाम्स में भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब यही क्वेश्चन आते हैं बेटा। स्मॉल जो क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूं ना, उसके रोल क्या है, फंक्शन क्या है, इस तरीके से हमारे पास। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारे पास है भाई, जिसको हम टीआरएनए के नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, सेकंड हमारे पास क्या है बेटा? टीआरएनए। और टीआरएनए की अगर हम बात करते हैं, सेकंड हमारे पास है, हम यहां से बताया आपको टीआरएनए। ठीक है बेटा, सेकंड क्या हमारे पास है? सेकंड है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है ना, टीआरएनए जो है उसकी स्ट्रक्चर जो दिखाई देती है बेटा, इट्स लुक लाइक एज द क्लोवर लीफ। ठीक है ना, कैसा दिखाई देती है? क्लोवर लीफ जैसी दिखाई देती है बेटा। क्लोवर का मतलब जो लौंग की पत्ती होती है ना, क्लोवर का मतलब होता है लौंग, जो प्लांट होता है लौंग की पत्ती की तरह।
लौंग की जो पत्ती होती है ना, लौंग जो प्लांट होता है बेटा, उसकी पत्ती की तरह दिखाई देती है। अब टोटली जो टीआरएनए होता है वो एक सेल के अंदर 15% होता है, ठीक है ना। इसकी नंबर कितनी होती है? 15% इन ए सेल। इन ए सेल, सेल के अंदर ये कितना है बेटा? 15% है। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं बेटा, तो इसकी स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कैसे है इसकी स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने। ये देखिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास तो हम ड्रॉ करते हैं बेटा। उसमें देखिए ऐसे इसकी स्ट्रक्चर है बेटा, और इसके लास्ट में फिर से ऐसे ही लूप प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये लूप प्रेजेंट है बेटा, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हम इसको यहाँ पर एमआरएनए दे देते हैं, ये एमआरएनए है, ठीक। अब इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट होती है? देखिए, इस पार्टिकुलर एंड पे CCAOH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। CCAOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। नीचे हमारे पास जो पार्ट प्रेजेंट है बेटा, उसमें क्या है? कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी जोड़ लीजिए आप, जैसे यहां में जोड़ दिया, ये 3 GCG ये बना दिया हमने, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास ये पार्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रोटीन, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? इनके बीच में डबल बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके बेस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बेटा है ना, इसको स्टेबिलिटी मिलती है। तो स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है। अब इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के साथ साथ देखिए, इसके जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब एमआरएनए जो स्ट्रक्चर थी बेटा, उसके साथ साथ ये टीआरएनए स्ट्रक्चर है, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट रीजन हैं। देखिए, वो जो रीजन है बेटा, वो हमारे पास क्या है? सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कैरियर एंड के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा एंड है बेटा? दिस वन इज कॉल्ड द कैरियर, कैरियर एंड के नाम से बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? विच कैरीज एमिनो एसिड, जो किसको कैरी करता है? अमीनो एसिड्स को कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो साइट है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द एंजाइम साइट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हमें दैट इज कॉल्ड द एंजाइम साइट के नाम से बोलते हैं। ये जो रीजन है इसको एंजाइम साइट्स के नाम से बोलते हैं। दूसरे वाला साइट जो होता है इसको हमें राइबोसोमल साइट के नाम से बोलते हैं बेटा। ये कौन सी साइट है? राइबोसोमल साइट के नाम से। और सबसे नीचे वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी कोडोन साइट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? एंटी कोडोन साइट के नाम से बोलते हैं, एंटी कोडोन साइट के नाम से बोलते हैं बेटा। नीचे की तरफ एमआरएनए है हमारे पास, और इस एमआरएनए के पास भी एक स्पेसिफिक है, यानी जी के साथ सी जुड़ता है, सी के साथ जी जुड़ता है, और यहाँ सी स्पेसिफिक नाइट्रोजनियस बेस का सीक्वेंस है। इसके अलावा जो हमारे पास एंजाइम साइट है उस सब को भी हम स्पेसिफिक नाम से बोलते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक लूप के नाम से बोलते हैं। जैसे इसका स्पेसिफिक नाम क्या है बेटा? इसका दूसरा नाम है टी एम्पलीट्यूड यू लूप बोलते हैं बेटा। टी एम्पलीट्यूड यू लूप के नाम से बोलते हैं। ये डी लूप है, ये क्या है हमारे पास? डी, इसको डी लूप के नाम से, यानी ये जो नाम है बेटा वो इन्हीं के नाम है हमारे पास, ठीक है ना, इन्हीं के नाम है, इसके नाम से बोलते हैं। तो नीचे वाला जो एंड है बेटा वो एंटी कोडोन साइट है, या उसको एंटी कोडोन लूप के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आल्सो कॉल्ड द एंटी कोडोन लूप, ठीक है, एंटी कोडोन लूप के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक साइट है बेटा, इसके ऊपर, किसके ऊपर? टीआरएनए के ऊपर, जहां मतलब अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो बेटा इस पार्टिकुलर एंड को हम किसके नाम से बोल रहे हैं? इसको हम कैरियर एंड के नाम से बोल रहे हैं, विच कैरी द अमीनो एसिड। स्पेसिफिक कोडोन के लिए जो अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है वो अमीनो एसिड यहाँ पर बाइंड होगा बेटा। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एमआरएनए के साथ यहाँ जुड़ी हुई है,
ठीक है। इस mRNA के साथ साथ की जो एंजाइम साइट्स बोला हमने, इसका मतलब क्या है बेटा कि हर किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को बाइंड करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए वो एंजाइम्स इस पार्टिकुलर साइट पे जुड़ेगी बेटा। ये हमारे पास राइबोसोमल साइट्स है, ऐसी वो परमानेंट साइट्स है जो ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है बेटा, उस ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, उस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में यहाँ ये जो साइट होती है राइबोसोम के साथ जुड़ी होती है। तो बेटा ये हमारे पास दो टाइप हैं जिसमें हमने mRNA और tRNA के बारे में बताया। इसके साथ साथ एक थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास और भी प्रेजेंट है, मतलब आरएनए की थर्ड टाइप आल्सो प्रेजेंट हमारे पास जो है, आरएनए की एक थर्ड टाइप भी प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, थर्ड टाइप कौन सी है? स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरआरएनए। ठीक है, हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरआरएनए। ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए। देखिए राइबोसोमल आरएनए जो है आप सबको पता होगा, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है ना, राइबोसोम जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से बोलते हैं। और ये टोटली सेल्स में कितनी परसेंट है बेटा? 80% ये सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, 80%। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या चीज है? लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये इसमें लार्ज और स्मॉल यूनिट प्रेजेंट है। मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि इधर से हम इसको प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना, काउंट कर सके, और इधर से हमें यूकैरियोटिक, समझ गए ना? तो प्रोकैरियोट्स के केस में तो आप सबको पता है कितने टाइप का होता है? 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप का राइबोसोम होता है बेटा। ठीक है, तो लार्ज और स्मॉल यूनिट जो प्रेजेंट होती है बेटा, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के केस में तो वो 60 और 40S होती है। कितनी होती है बेटा? ये लार्ज यूनिट है, ये कितनी होती है? 60S टाइप की। ये स्मॉल यूनिट जो होती है 40S टाइप की होती है। जबकि प्रोकैरियोट के केस में अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये 30S की होती है। ठीक है, और ये किसकी होती है बेटा? ये 50S की होती है। एक्चुअली क्या होता है इसका मतलब सबसाइटरी यूनिट्स प्रेजेंट होती है बेटा। उन सबसाइटरी यूनिट्स के केस में क्या होता है? अगर मान लीजिए 60 की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा? देखिए 28, 6.8 या 6S टाइप के आरएनए होते हैं बेटा। साथ में 45 बेसिक प्रोटीन होती हैं। कितनी? प्लस में 45 बेसिक प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन्स होती हैं। इसके केस में भी बेसिक प्रोटीन होती है बेटा। आई थिंक 33 प्रेजेंट होती है। कितनी होती है? 33 डिफरेंट बेसिक प्रोटीन्स होती है बेटा। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में, तो प्रोकैरियोट्स के केस में भी बेसिक प्रोटीन होती है बेटा। यहाँ पर तो होती है बेसिक प्रोटीन 34 बेसिक प्रोटीन। ठीक है, और इसके साथ होती है 21 बेसिक प्रोटीन्स। इस पार्टिकुलर केस में देखें तो बेटा यहाँ पर एक टनल प्रेजेंट होता है। इस टनल के बेस के ऊपर ही जो प्रोसेस होता है वो टनल कुछ इस टाइप से होता है बेटा, इसमें ऐसे इस तरीके से। तो यही इस पार्टिकुलर रीजन के अंदर मतलब जो हमारे पास स्पेसिफिक टीआरएनए होता है वो यहाँ से इसके साथ जुड़ा होता है, और उसके एमिनो एसिड जो कैरियर साइट की वो नीचे की तरफ होती है। इस पार्टिकुलर रीजन पे एमआरएनए होता है बेटा। ये सब हम आपको बताएंगे जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस बताएंगे, तो उस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हमारे पास ये कंसेप्ट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास आज के लेक्चर में जो जो हमने आपको बताया बेटा, वो हमारे पास क्या क्या है। 12th क्लास के लिए मैं कहता हूं कि हर लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है ये आप लोगों के। हम हर किसी पॉइंट पे आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। अब उन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखें। आप बेसिकली एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है बेटा, उन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पढ़े। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने पिछले 2-3 लेक्चर में आपको बताए हैं, ऑल आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया है सबसे पहले पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए का कंसेप्ट जब हमने बताया तो हमने वहां पर 3 क्वेश्चन राइज किए। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डीएनए जो है उसकी लेंथ कितनी है और वो लेंथ कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
सेकंड, मैंने न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर की बात की, वो आपको बिल्कुल ड्रॉ करनी आनी चाहिए। थर्ड, मैंने आपको बताया कि हाउ डीएनए हिस्टोन आर हेल्प इनटू पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए को पैक करने में, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज था बेटा और हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज थी, तो कुछ बेसिक अमीनो एसिड्स के कारण वो पॉजिटिव चार्ज थी। कौन कौन से? आर्जिनिन और लाइसिन जो थे। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ आरएनए की बात बताई बेटा। टाइप्स ऑफ आरएनए में से एमआरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट भी बताए बेटा, वो सब आपको याद होने चाहिए। उसकी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एमआरएनए की स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम्स में आ जाती है। उसके साथ साथ टीआरएनए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एंड देन हमारे पास क्या है? आरआरएनए। तो ये सब हमारे पास आरएनए की टाइप थी बेटा। मैंने दो और आरएनए बताए थे, एसएनआरएनए और एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।